Let's start with D and F block. Okay. So write down 3D transition series. 4D transition series, 5D, 6D. Then we have elements. बच्चों, today your lecture will extend to 7:30. और वो PKCS सर का कुछ आई थिंक रह गया है पहले का, तो 7:30 तक आपका एक्सटेंड होगा। PKCS सर का लेक्चर एक्सटेंड होगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप अपने सर लेकिन ACP सर का लेक्चर 8 o'clock तक। इट्स ओके। ओके, वो हो गया इंटरनली सेटल। जो मुझे बोला गया वो मैंने रट के बोल दिया, ठीक है? हाँ, तो नाउ इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12, ठीक है? अपने को 3D ट्रांजिशन सीरीज मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसमें जा रहा होगा? 3D में। 4D मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 4D। 5D मीन्स 5th में, 6D में 6। यस। सो स्कैंडियम 21, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है? फिर स्कैंडियम, गैट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम। स्कैंडियम, गैट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफियम। बाद में जो कुछ आता है पूरा नहीं देना। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, राइट? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, राइट? यहाँ पर कौन है? रोडियम। हाँ, टेबल देख लो। यहाँ पर रीनियम और वो होगा ना, मैंगनीज के बाद फंक्शन के बाद में आ रही है। हाँ वही आ रही है। और ये रुदेनियम। सर ये रटना है। हाँ, रोडियम, निकल, पैलेडियम। एक बार चेक करो, सही आ रहा है, ठीक है? सो ये स्कैंडियम तो आई थिंक ये तो सबको याद होगा, है ना? रुदेनियम, टेक्नीशियन का रुदेनियम, रोडियम, ठीक है, राइट? अब ये तो मुझे भी याद है। ला हफ्ता वरना रहीम ओसामा इरफान पिटेंगे और करेंगे। ये देखो, ये वाला तो इजी है। ला हफ्ता वरना रहीम ओसामा इरफान पीटेंगे और करेंगे, तो आई डोंट नो, करेंगे हग। ओके, हाँ, करेंगे का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? हग का मतलब दैट इज एच, राइट? हे प्लीज
तो स्कैंडियम टू जिंक आपको याद ही होगा, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से याद कर सकते हो, राइट। इसका मैं भी बना रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है, लोड कर लो। प्लीज नोट करिए। बहुत कम ये जरा नवाब मोहित राहुल पढ़ाएंगे सीडी कॉर्नर ड्रॉ। तो इसमें ये जरा नवाब में एनबी, मोहित टी, राहुल में दोनों आ गया, पढ़ाएंगे अरे बंद करो इसको। ये तो आपको पता होगा ना, 21 to 30, राइट। सर एमएन के बाद टीसी है ना नीचे, एमएन के बाद टीसी टेक्नीशियन। इनका नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्कैंडियम, गैट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम। वाई बोले तो गैट्रियम, ठीक है। और एनबी बोले तो नायोवेडियम, टीए तो टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिबेडियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिबेडियम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरन, रुदेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्डी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ओके, सो एफ ब्लॉक में रिमेंबर लैंथनम इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एफ ब्लॉक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में या आप अपना सबके पास जिसके पास एफ ये पीरियोडिक टेबल में आप देखते होगे तो लैंथनम को दे इंक्लूड इन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर लैंथनम नहीं है, लैंथनम इज 57, ठीक है, जो बी ब्लॉक के अंदर आता है। एफ ब्लॉक के अंदर एक्चुअली क्या होता है, सीरियम से स्टार्टिंग होती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 58 to 71 दैट इज सीरियम टू लुटेटियम। LU स्टैंड फॉर लुटेटियम, SE सीरियम, ठीक है। सीरियम टू लुटेटियम आपका एफ ब्लॉक है। ये लैंथेनॉइड सीरीज है, इसको आगे से LN बोलेंगे। एक्टिनॉइड सीरीज AC, ये 90 से, क्योंकि 89 कौन है अपना एक्टिनॉइड, और फिर एक्टिनियम, फिर 90 to LR। LR मतलब लॉरेंशियम, ठीक है। ये 14 एलिमेंट्स। इसके बाद इसमें देखो जरा एक कुछ चीजें। ग्रुप नंबर 11 इज नोन एज कॉइनेज
metals. Copper, silver, gold are known as what? Coinage metals. Zinc, cadmium, mercury, group number 12. Group number 12. Group number 12 elements are not transition elements, right? क्यों transition elements नहीं है? Because what is the definition of transition elements? Transition elements में exactly क्या होना चाहिए? आपका कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, किसमें? डी ब्लॉक में, राइट? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन लिख लो, चाहे लिखना है तो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले तो एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d subshell, right? So zinc, cadmium, mercury में this is what 4s2 3d10, सारा का सारा D fully filled है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कॉपर को लेकर। Copper is a part of transition element. Why it is so? Because you have to see the electronic configuration in ground state, not in excited state. तो कॉपर का यदि बात कोई पूछता है तो हम कहेंगे नहीं, they are part of transition element. Why it is so? Because कॉपर को किसमें देखने का अपने को? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो 4s2 3d9, राइट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? which are at least one unpaired electron in n-1d सबशेल। तो कॉपर का साथ क्या है कि अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है, एक तो एटलीस्ट दिखाई दे ही रहा है, ठीक है? इसलिए कॉपर वाला ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू सी द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन व्हाट? ग्राउंड स्टेट। ग्रुप नंबर 12 के नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक में आएगा कौन? ग्रुप नंबर 12 भी। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसका किसमें जा रहा है? डी में। तो पार्ट ऑफ योर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? नहीं, ऐसे ऐसे करके खत्म कर। लेकिन याद करने के लिए भी देखो कितना याद करना है, और मैं और कह दूंगा और याद कर लूँ, ठीक है? और मेरे कहने से क्या होगा? याद नहीं हो रहा जो याद होना चाहिए। सर तो 12th वाला ग्रुप क्यों डे पार्ट का पार्ट नहीं है? क्या? वो 12th ग्रुप। हाँ। सी 12th group is not a part of your transition element. तो हमने लिखा group 12 elements are not a transition element. Why it is so? Because the definition of transition element is at least one unpaired electron in n-1d subshell होना चाहिए। जिंक का क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? 4s2 3d10। तो सारे के सारे क्या है? सबशेल जो डी है वो पूरा फ्री फील्ड है, हमें एक एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? इसलिए नहीं। और यू कैन राइट कि एटलीस्ट पार्शियली फिल्ड, है ना? पार्शियली फिल्ड भी बोल सकते हो। कॉपर का हमने बोला कि भाई कॉपर का लगता क्या है? 4s1 3d10। तो ऐसा लगेगा कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट वो है। क्यों है? क्योंकि हमको किस में देखना है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 4s2 3d9। तो d9 तो पार्शियली फिल्ड तो है ना, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। कर देना। नंबर 8 क्यों नहीं?
ग्रुप नंबर 8 ग्रुप नंबर 8 क्या हुआ? वो तो ठीक है ना, पार्शियली फिल्ड है। 4:3D6 उसमें क्या दिक्कत है? अरे 4 5 सर 6 उसमें पता क्या हुआ? डी ब्लॉक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, डी ब्लॉक के अंदर है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो होगा ही होगा, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर वो जरा ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन आप ऊपर लिखेंगे, वो दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? नहीं सर, कनेक्ट हो गया? तो स्क्रीन पर सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा था? लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। लास्ट में क्या? ओके सर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए लिखा था कि भाई एलिमेंट्स शुड हैव, कोई बात नहीं, पार्शियली फिल्ड n-1d सबशेल, बस तो एग्जैक्टली जिंक का फुली फील्ड था n-1d खत्म, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे। अच्छा अब देखो एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नाउ लिसन, एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखो, हम पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज किसकी? सबसे पहले डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक की एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सेटल हो गए अंधेरी में? भाई सेटल हो जाओ यार, हाँ सेटल हुई। लास्ट में भाई बैठ जा भाई। ओके नाउ प्लीज लिसन, इसमें आता है फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस फर्स्ट फॉर ग्रुप, व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप योर साइज इंक्रीजेस, और इसका साइज इंक्रीज होता भी है। 5D सबसे बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 4D और फिर 3D, राइट? सो 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली 4D के बराबर है बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग of f orbital. And remember, whenever you are saying poor screening of f orbital, then you can say in short as lengthened contraction. जब f के लिए contraction यूज करोगे then only you can say lengthened contraction. d के लिए poor screening of d orbital. But when you are saying for f orbital, कि पुअर स्क्रीनिंग f ऑर्बिटल की है, देन आप क्या यूज कर सकते हो वर्ड? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? पीरियड्स में फॉर 3D स्पेसिफिकली देखा जाए तो आपका जो साइज है वो फर्स्ट डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होना भी चाहिए था, लेकिन मिडिल में साइज हो जाता है अपना कांस्टेंट, और फिर लास्ट मतलब जब जिंक की बारी आती है साइज एक साथ एब्रप्टली बढ़ता है। तो डी ब्लॉक में जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी उल्टी सीधी चलती है ज़्यादा, और देखो स्टार्ट यहाँ से भी हो गया था, तो फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, होना चाहिए था, मिडिल में
कांस्टेंट, और फिर लास्ट में आके क्या हुआ, एक साथ इंक्रीज हो गया। अब क्यों हुआ, देखिए इसमें क्या होता है, लाइक जब मैं स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ गया तो साइज मेरा डिक्रीज हो रहा है, और जब मैं क्रोमियम से मैं अप टू कॉपर हूं तो मेरा साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। और कॉपर से जब मैं जिंक की तरफ गया मेरा साइज एक साथ क्या हो गया, बढ़ गया। ये एग्जैक्टली मैं वैल्यूज के हिसाब से बोल रहा हूं। तो स्कैंडियम टू क्रोमियम साइज डिक्रीजेस, होना भी चाहिए था, बट कॉपर तक कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट, और कॉपर से जिंक की तरफ एब्रप्टली बढ़ गया। तो ये एग्जैक्टली वैल्यूज के हिसाब से मैंने बोला। इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है कि भाई इनिशियली वी हैव टू फैक्टर्स, दो काउंटर फैक्टर्स है। इनिशियली आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है बिल्कुल, ठीक है, बट आपके इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट, डी ऑर्बिटल्स, वो भी बढ़ रहे हैं। और यदि मैं इस तरीके से पिक्चर बनाऊं, थर्ड और फोर्थ, 4s2 and electrons are in d orbital. Now इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल का क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यदि इस डी ऑर्बिटल में बढ़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा क्या करेगा, कम करेगा। तो दो फैक्टर्स हैं, सुनो जरा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, when nuclear charge increases then force of attraction between nucleus and outermost electron also increases. It means the size should be what, decreases, contraction should be there, yeah, हो रहा है। बट क्रोमियम के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने काउंटर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स इतना बढ़ गया कि उसने काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। किसको, अट्रैक्शन को। किसको करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्शन को। मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डोमिनेट इनिशियली कौन कर रहा था, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड 4s, राइट, अप टू व्हाट, क्रोमियम। बट आफ्टर क्रोमियम टू कॉपर आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स आर इंक्रीजिंग, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, लेकिन डोमिनेट पहले कौन कर रहा था, अट्रैक्शन, अब कौन कर रहा है, रिपल्शन। या ऐसा बोल सकते हो, रिपल्शन डोमिनेट नहीं कर रहा, काउंटर कर रहा है। क्या कर रहा है, काउंटर, मतलब जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन। और जिंक पे आते ही कौन डोमिनेट कर गया, रिपल्शन, रिपल्शन डोमिनेट कर गया। तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ नहीं, बस मैं बोलूंगा स्कैंडियम टू क्रोमियम साइज डिक्रीज कर रहा है, अप टू कॉपर कांस्टेंट हो रहा है, जिंक पे आपका साइज एक साथ क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें लिख सकते हो यहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट कर गया, शॉर्ट में, अंग्रेजी ज्यादा नहीं लिखने का। यहाँ पर काउंटर हो रहा है किसका, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों। और यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट रिपल्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अपने को पता बस क्या होना चाहिए कि भाई ये ऐसा है, जैसे जर्कोनियम है और हैफनियम है, इन दोनों का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम है। क्यों है, बिकॉज ऑफ एफ ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग। ग्रुप में पीरियड्स में कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने बता दिया कि भाई इनिशियली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स आल्सो इंक्रीजेस, यस, बट अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्शन, इसलिए साइज कम हो रहा है। यहाँ पर काउंटर हो रहा है किसका, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का, और लास्ट में रिपल्शन क्या हो रहा है, अपना डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। यस, 4D सीरीज में एफ ऑर्बिटल है, 4D सीरीज में एफ ऑर्बिटल नहीं है। एफ ऑर्बिटल तो है, नहीं 6D के बाद आएगा वो तो पूरा है। नहीं 5D में भी है ना एफ ऑर्बिटल। नहीं बनाओ,
इसको ऐसे करो तो 6D के बाद 4F पिक्चर में आता है। सर ग्रुप का एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ ग्रुप का इतना बार हो चुका है आई थिंक ऑलरेडी कि सुनो जरा, ये ऐसा है राइट, 1 2 3 4 5 6 राइट। सो यदि हम जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी 4F पिक्चर में आ चुका है, तो क्या हम बोल रहे हैं कि भाई 5 शुड बी ग्रेटर देन 4। यस, बट प्रॉब्लम है F का इतना बेकार स्क्रीनिंग है कि वो बहुत आराम से अट्रैक्शन कर रहा है। स्क्रीनिंग अच्छा होना चाहिए था, लाइक इस तरीके से S का होता है, P का होता है, D का थोड़ा बेकार होता है, F का और बेकार है। तो F का क्या हुआ, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है आराम से न्यूक्लियस का और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से साइज एक साथ क्या हो गया, कम। तो साइज डिक्रीज तो नहीं हुआ, लेकिन साइज एक्चुअली ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया, 4D के। तो बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ F ऑर्बिटल, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस का और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का, और साइज आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया किसके बराबर, 4 के। तो ये बोला हुआ है कि 5D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4D। फॉर एग्जांपल जर्कोनियम हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट, ड्यू टू सेम रीजन, बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ F ऑर्बिटल और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है या नहीं है? सर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा ना, तो स्कैंडियम की साइज ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ ज़्यादा है ना मेरे बच्चे। अच्छा इसमें बोल रहे हो क्या, ग्रुप में? हाँ सर, पीरियड में तो ज़्यादा ही है ना, पीरियड में तो सबसे ज़्यादा ही है यार, लिखा तो है फर्स्ट डिक्रीज फिर मिडिल में कांस्टेंट, देन लास्ट में इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल तो 3D में ज्यादा है स्कैंडियम की, डिक्रीज हो रही है ना, फिर मिडिल में कांस्टेंट हुआ, फिर लास्ट में इंक्रीज हुआ। ओके हाँ सर, समझे सर। साइज बोल, स्कैंडियम की साइज इनसे ज़्यादा हो गया, कम हो गया? हाँ जिंक की कम है, इसकी इनसे ज्यादा है। मतलब स्कैंडियम की आई थिंक कैसे लगती इसकी 145 के राउंड कुछ है नहीं, तो कोई मतलब ये ज्यादा है पक्का, ये वैल्यू देखिए। तो पहले तो सबसे पहले स्कैंडियम आएगा, फिर जिंक, कॉपर, फिर वो बीच का जो डिक्रीज होगा ऑर्डर में। जिंक किधर आता है स्कैंडियम का? सीधा जिंक आएगा सर 5D में F ऑर्बिटल है, 4D में नहीं है। 4D में F ऑर्बिटल है, F में फिट नहीं होगा। देख 5D के बाद आ रहा है, 6D के बाद इनमें से कोई F आता है। सर 5D में आ चुका है, 5D में आता है। F आया पहला। तो सर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 5D में होगा ना? हाँ 4D में। 4D में कहाँ? सर पर हम लेंथेनाइट तो खाली लेंथेनाइट्स के लिए बोलेंगे ना? नहीं, वो टर्मिनोलॉजी F के लिए कर दिया, F के लिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए बोला कि F के लिए आप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन टर्म यूज कर सकते हो। सर F में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों करता है? इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट F ऑर्बिटल। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर वो F ऑर्बिटल में पुअर स्क्रीनिंग क्यों कर रहा है? F ऑर्बिटल में अच्छा देखो, पुअर स्क्रीनिंग लाइक सी लिसन, देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, सुनो। इलेक्ट्रॉन्स तो S में भी है, फॉर एग्जांपल P में भी है, D में भी है, F में। बट इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग हो जाएगी तो S की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है, P की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफ्यूज होती है, F की और ज़्यादा, P की फिर D की और डिफ्यूज होती है, और F की सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होती है। तो एग्जैक्टली ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो अब वो अपना स्क्रीन करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा। F में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेशन नहीं है,
तो यदि आप ऐसे आर्बिट्रली एज्यूम कर लेते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मुझे देखनी है, तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए डेंसिटी काफी अच्छी है, P की नहीं है, D की और खराब है, F की सबसे खराब होती है। ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड इज now melting point. So now please listen, in melting point we have to consider different factors. कौन कौन से? First is your force of interaction, second one is your lattice और packing. एस ब्लॉक में बताया भी होगा कि भाई मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दूसरा पैकिंग, और तीसरा क्या हो गया? लैटिस एंथैल्पी। नाउ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना मेटेलिक बॉन्डिंग भी होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों होता है इसके अंदर, ठीक है, राइट। तो डी ब्लॉक के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग भी है, मेटेलिक बॉन्डिंग भी। अब आप बोलेंगे कैसे? जो ये बॉन्ड बताया गया है मेटेलिक, कोवलेंट, आयनिक, ये सब ये बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे है। तो इसमें देखा गया किसके अंदर, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसमें अपना बॉन्ड एनर्जी मेटेलिक के अंदर भी आता है कुछ का, और कुछ का अपना कोवलेंट के अंदर भी आता है, इसलिए दोनों लिख दिया पहली बात। दूसरी चीज, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट था। इसका मतलब कौन सा बोला गया कि भाई जितनी ज्यादा आपकी कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग एंड कौन सी, कोवलेंट, ठीक है। तो डी पाई इंटरेक्शंस भी होते हैं इसमें। नाउ यदि आप इसका ग्राफ देखें, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम 2 में लास्ट तक लेके जाऊंगा, तो देखा गया ग्राफ इस तरीके से आता है और ये बढ़ता है क्रोमियम तक, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, 4s2 3d1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का है 4s1 3d5, कितना हो गया? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर क्रोमियम के बाद अपना क्या आएगा? मैग्नीज, 4s2 3d6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4। मैग्नीज का कम होना था, सच में कम हो गया। So 5, 3d5. ओके 5, फिर भी कम, ठीक है। तो 3d 5, 4s1 3d5, यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5, 4s2 अनपेयर्ड इज 5, राइट, कम हो गया। अब इसके बाद में आयरन का होना तो चाहिए था कम, क्यों? क्योंकि 4s2 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आयरन का मैग्नीज से ज्यादा है। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, कमी होता जाता है। तो एग्जैक्टली रीजन लिख लो किसका? आयरन का, कि भाई आयरन has high melting point than manganese due to its high lattice enthalpy. इसकी लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी? आयरन की, इन कंपैरिजन टू व्हाट? मैंगनीज। जब आंसर पता हो, फॉर एग्जांपल
क्वेश्चन में दे रखा है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, एक पैराग्राफ आया पैसेज और उसमें बोला गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है लेकिन होना नहीं चाहिए था। उसने फिर थ्योरी भी समझा दी, हमने कहा ठीक है बोला, लेकिन फिर भी थ्योरी के हिसाब से आंसर उल्टा आना चाहिए था, ये आ रहा है उल्टा, तो वाई बस लेटिस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे हम लोग लेटिस पे। इसकी पैकिंग अच्छी है या इसकी लेटिस अच्छी है? हाँ बोलिए सर वो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है वो अनबेड इलेक्ट्रॉन्स? भाई मेल्टिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अभी बोला ना, अंग्रेजी में तो बोला नहीं है, ठीक है क्या बोला था? मेल्टिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। अब तुम भूलते जाना और मैं दोबारा याद कराता जाऊंगा और फिर हम गोल गोल घूम के सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे आज। पैकिंग, ये है, ठीक है। अब थैंक यू सर। अब हो गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर कौन से हैं? मेटेलिक एंड कोवैलेंट। अब मेटेलिक कब बढ़ेगा? जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जितना डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा, और कोवैलेंट भी कब बढ़ेगा? जब डी पाई इंटरेक्शंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब सिंपल सी बात है, मेटेलिक बॉन्डिंग भी जब ज्यादा होगी जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, पहली बात। और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी कब ज्यादा होगी? जब डी पाई इंटरेक्शंस क्या होंगे? ज्यादा। बस दोनों से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब याद करके जो आया था मैं उसको सुन लो जरा। आयरन और मैंगनीज। आयरन का होना क्या था? कम, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, लेकिन इसके पास कितने हैं? 5। होना किसका ज्यादा चाहिए था? Mn का। है किसका? आयरन का। क्यों? क्योंकि अब ये वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया? पैकिंग और लैटिस एंथैल्पी, एक में ही काम हो जाता है। तो आयरन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मैंगनीज ड्यू टू इट्स व्हाट? हाई लैटिस एंथैल्पी। द सेम थिंग आपको मुझे बताना है बच्चों, प्लीज बताइएगा बच्चों। ये देखिए, हाँ जहां से स्टार्ट हुई, ये किसके था? स्कैंडियम का था ना। ये स्कैंडियम और ये यट्रियम, ठीक है। क्रोम के नीचे कौन है? देखो क्रोमियम के नीचे टेक्नीशियम होगा या राइट? हाँ प्लीज, बात नहीं, एग्जैक्टली सेम नीचे भी हो रहा है 4D में भी। यट्रियम टू मॉलिब्डेनम, चीजें बिल्कुल सेम जा रही हैं और टेक्नीशियम में प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि मैंगनीज और टेक्नीशियम में क्या दिक्कत है? किसके मुकाबले? आयरन के ऊपर कौन है? राइट। तो ये पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत है भाई टेक्नीशियम मैग्नीशियम में? मैंगनीज और टेक्नीशियम का आपका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है किसके मुकाबले? आयरन और रुथेनियम के। तो क्या रीजन बोलोगे? लैटिस एंथैल्पी। दैट इज ओनली लैटिस एंथैल्पी, मतलब इनकी लैटिस एंथैल्पी कम है, इनकी लैटिस एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। अब ये मुझे बताओ, 3D से जब 4D की तरफ जा रहा हूं, 3D 4D और 5D से भी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है। तो हम बोले डाउन द ग्रुप जाते हुए आपका क्या है? 5D का 4D फिर से क्या आ रहा है? 3D। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ रहा है। इट मींस डी पाई इंटरेक्शंस, डी पाई इंटरेक्शंस आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। सर डी पाई इंटरेक्शन क्या होता है? देखो मैं स्कैंडियम था, बाकी के सब नोट कर लो, इसको समझा देते। 4s2 3d1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब बच्चे मुझे ये बताओ कि मेटेलिक पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि मेरा एक लैटिस है, उस लैटिस में खूब सारे मेरे आसपास कौन होंगे?
सॉलिड स्टेट में क्या सीखा था, एक एटम के अराउंड खूब सारे एटम होंगे, तो स्कैंडियम के आसपास भी क्या होंगे, स्कैंडियम के आसपास भी क्या होंगे, स्कैंडियम जैसे लोग होंगे। उसका क्या है, एक डी, ये तो अनपेयर्ड है, सॉरी तो पेयर्ड है, ये क्या है अनपेयर्ड, तो इसका डी होगा नहीं होगा बताओ। एक स्कैंडियम का डी होगा, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दूसरा स्कैंडियम होगा, ठीक है, और उनके बीच में भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो कौन सा बॉन्ड बन गया है आपका, डी पाई डी पाई, एक स्कैंडियम दूसरा स्कैंडियम, उनके बीच में डी पाई बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अपना इंटरेक्शंस हो रहे हैं, दीज आर डी पाई इंटरेक्शंस, ठीक है। इतना अभी नहीं बता पाऊंगा ना, केमिकल बॉन्डिंग 16 लेक्चर पढ़े हो। ओके सर, थैंक यू। ये ना डी ऑर्बिटल्स बैंड होते हैं एक्चुअली, तो ये जैसे जैसे क्या होता है, साइज बढ़ता है, इनका बैंड होने का नेचर बढ़ता जाता है। तो उसके हिसाब से सर, हाँ सर क्रोमियम और फेरस में ज्यादा किसकी सर लैटिस एनर्जी होती है सर, लैटिस एंथैल्पी सर? वो डेटा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकता मैं किसकी ज्यादा होगी। यहाँ पर वो ओवर रूल करके सर अगर वो ओवर रूल करके अगर फेरस की ज्यादा होगी तो सर उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी सर मेल्टिंग पॉइंट। किसका, क्रोमियम आयरन का सर? हाँ आयरन का नहीं, क्रोमियम आयरन में आयरन का कमी है, जैसे मैंने दिखाया ना नीचे, आयरन नीचे जा रहा है क्रोमियम के मुकाबले, मतलब वहां पर इंटरेक्शन डोमिनेट कर रहे हैं लैटिस के मुकाबले, या लैटिस इतनी वीक नहीं पड़ रही, बिकॉज लाइक व्हाट हैपेंस इन आवर केस, द थिंग इज लाइक वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ पैकिंग, यहाँ पर एफसीसी भी है, बीसीसी भी है, एससीपी भी है, तो वो फैक्टर कितना डोमिनेट करेगा उसको वैल्यूज के साथ में, पैकिंग के साथ में पता होगा, तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन वो चीज नहीं हो रही, इंटरेक्शन ही डोमिनेट कर देते हैं, इंटरेक्शन से आंसर ला रहे हैं, बट मैंगनीज में नहीं हो पाया, इसलिए फिर पैकिंग को लेके आ गए। तो जो अलग सा एक्सेप्शन है उसको अलग से याद कर लो, बाकी का तो इंटरेक्शन के हिसाब से काम करिए, ठीक है। तो जो डोमिनेट कर रहा है उसको ओके सर, थैंक यू सर। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, ये डी का केस है, ये यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नीचे जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे आप डिफ्यूजिविटी भी आपकी बढ़ रही है, आपका साइज बढ़ रहा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने जो डी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर डी पाई इंटरेक्शंस हैं, और डी और डी किसके ज्यादा अच्छी तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं वो देखा जाएगा। यहाँ पर इंटरेक्शन किसका, इंटरेक्शंस न्यूक्लियस का और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का नहीं देख रहे हम लोग, जहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग नहीं देख रहे, वो एग्जैक्टली जो हम देखते थे एस ब्लॉक में कि बाहर का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन, नहीं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बाहर से इंटरेक्शंस होके आप कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो उसमें डी और डी का, क्योंकि उसमें बैंडिसिटी ज्यादा है, बैंड नीचे ज्यादा है, 4D और 5D में ज्यादा आ रही है 4D के मुकाबले, 3D में सबसे कम है। तो वो चीज आने की वजह से वो ज्यादा आराम से क्या कर लेते हैं, पाई बॉन्ड अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, ना कि इंटरेक्शन हो रहे हैं न्यूक्लियस के साथ में। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर डी और डी पाई बॉन्डिंग हो रही है। या टेल मी, Is the melting point of scandium greater than zinc? स्कैंडियम जिंक नहीं, अभी इसका जिंक का भी डिस्कस करते हैं। Okay, sir. इसमें एक चीज और लिखो, नोट करके एक चीज लिखो बच्चों, जिंक कैडमियम मरकरी possess low melting point due to no unpaired electron, ठीक है। तो जिंक कैडमियम मरकरी का, सो इन कंक्लूजन व्हाट, नाउ लिसन, कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखें, all D block elements possess high melting point
है ना, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं है ना, एक्सेप्ट ग्रुप 12। ये बात अब सही है गलत है? बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं सभी में है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी में तो एक भी नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इंटरेक्शंस नहीं होंगे, इंटरेक्शन नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट को काफी क्या है, कम। ठीक है। थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई मारेगा क्या? ऑक्सीजन स्टेट, एक ऑक्सीजन स्टेट देखिए, एक भाई इन डी ब्लॉक वी हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +1 से लेकर +8 तक जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज का खुद का +2 से लेकर +7। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, मैक्सिमम किसका है? तो आपने एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो ज़ेनॉन फैमिली में, पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देगा? 8। इसका बी ब्लॉक का तुम बताओ, उस डी को तो मैं बताऊं। तो OS O4, OS पे +8, RU O4, ठीक है। और पी ब्लॉक में कौन सा देखा था? ज़ेनॉन में किसका, कौन सा कंपाउंड था? ZeO3F2, ZeO3F2, XeO3F2, XeO3F2, वो भी तो प्लस O3F2 कौन सा देखा था क्या? XeO2 देखिए सर XeO4, सोडियम पर जेनेट, सोडियम पर जेनेट ना, Na4HgO6। चलो सही। हाँ, सोडियम पर जेनेट होता है ना उसमें, देखिए O3 तो 6 हो गया ना। हाँ वो भी O3F2 क्यों रॉन्ग है? +8 नहीं करना है, एग्जिस्ट करना है। अच्छा देखो, तो ऑक्सीजन स्टेट में वी हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट +1 to +8, मैंगनीज में +2 +7 जा रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट किसका हो सकता है? OS और RuO4 का, डी ब्लॉक के अंदर। अब ऑक्सीजन स्टेट स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहले क्या, जितना ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगा उतना ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, कुछ का रहता है कि भाई ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन E0 से आंसर आएगा। और तीसरा होगा कि भाई D0, D5 और D10 की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताएंगे। और फोर्थ that is electrons in T2G और EG। अच्छा, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वाला इतना फैक्टर डोमिनेट नहीं करता। जो सबसे ज्यादा जो फैक्टर डोमिनेट करेंगे वो करेंगे आपकी कौन से? E0 के ऊपर, दूसरा कौन सा? D0, D5 और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? D10। और तीसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और व्हाट? EG ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा।
एक मिनट देखो, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट में डाल देना, सबसे गंदा है ये। सबसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल सुनो, किसी ने पूछा Mn+2 की स्टेबिलिटी बताओ, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5, ठीक है, और हम बता रहे हैं कि भाई 4s2 3d5 हो गया, तो Mn2+ के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5। तो उसमें हम आंसर क्या बोल देंगे कि भाई Mn2+ इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसका हाफ फील्ड क्या है, d ऑर्बिटल, ऐसे। लेकिन किसी ने यदि क्रोमियम, इसका आंसर भी लिख लेते हैं, है ना, भूल जाएंगे वरना, हाफ फील्ड क्या है, d ऑर्बिटल। देखो E0 का तो E0 ही जानता है क्योंकि उसी को उतनी वैल्यूज पता है, हमें तो नहीं पता। तो अपने के पास जो टूल्स है वो दो हैं, एक तो D0 D5 D10 वाला और दूसरा ये T2G EG वाला, दो ही है अपने पास और कुछ नहीं है। Mn+2 को बता दिया। अब किसी ने पूछा क्रोमियम 3+, हर बार पोटेशियम डाइक्रोमेट को खुदा के क्रोम+3 में ले जाते हैं, एसिडिक हो, है ना, क्यों ले जाते हो? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक कंडीशन ऑलवेज गोज टू क्रोमियम 3+, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है ना ग्रीन में, क्यों क्रोमियम 3+, क्यों? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किया, हमने कहा कुछ तो आंसर पक्का आएगा, राइट? तो 4s0 3d3, अब ये तो आंसर ना D0 से आ रहा है, D5 से D10 से, E0 का अपने को पता नहीं है क्योंकि आपने वैल्यूज दी नहीं है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? हम बताएंगे बिकॉज नाउ याद करो कौन सा वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वी हैव d ऑर्बिटल which splits into T2G, T2G मतलब ट्रिपल और EG मतलब इवन, इवन दो हो गया ना, इवन नंबर, और ट्रिपल मतलब 3 है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन व्हाट, T2G। T2G में अभी नीचे ही है, चीजें क्या होंगी, बहुत ज्यादा स्टेबल, CFSC इसकी बहुत नेगेटिव आएगी, ठीक है, इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब कुछ लोग अंदर अंदर सोच रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए करते हैं ना, ये तो हमारा बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है, ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए बता दिया, आप किसके लिए बताओगे? टेट्रा हुआ तो क्या करेंगे? ये किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें है अपना एक्वस, और एक्वस में क्रोमियम किसमें एग्जिस्ट करता है, CrH2O6, और किसमें 3+। गौची ना गौची? अरे मैं ये बोल रहा हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl और किसी और के साथ, तो क्रोमियम 3+ में जा रहा है, तो क्रोमियम 3+ वो, लेकिन काम किसमें हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में क्रोमियम किसमें एग्जिस्ट करता है, CrH2O6 3+, इसलिए आपने रेफरेंस फटाक से किसका ले लिया, ऑक्टाहेड्रल कर लिया, ना कि टेट्राहेड्रल कर लिया, ना स्क्वायर कर लिया। टेट्रा उसका तो ले नहीं सकते, चलो हाँ ले सकते हैं, जब 4 होगा तो क्या होगा, है ना, डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है, 6 नंबर का है, तो हम लोगों ने ऑक्टा कर लिया। गॉट इट? 2 क्वेश्चंस अच्छे हैं, आ सकते हैं इस तरीके से, ये ज्यादा अच्छा है कि भाई क्रोमियम 3+ क्यों स्टेबल है, क्रोमियम +3 स्टेबल इसलिए। छाप सर Mn2+ ज्यादा स्टेबल है कि Mn7+? हाँ, यदि आप देखोगे Mn7+ का, तो उसका जो आंसर जो एग्जैक्ट जो डायरेक्ट में दे पाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू E0 दे पाऊंगा, क्योंकि इस मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वाला रहने दो, आप नोट ही मत करो, ठीक है, क्योंकि इससे आंसर कुछ गड़बड़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। 3 फैक्टर ही रखो, 1 2 3, ठीक है, वो उसका आंसर एग्जैक्टली उसी से आएगा, E0 से, तो कांट से। थैंक यू सर। सर हाँ सर वो D0 और D5 और D10 अगर ऑक्टाहेड्रल में होगा
तो ऑक्टाहेड्रल में वो डेल्टा नॉट जो होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना तो उनके लिए तो डेल्टा नॉट जीरो है। बट द थिंग इज लाइक यू शुड नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर आयन। ब्रोमीन के बारे में मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है? तो इस तरह के तो मुझे पता होना चाहिए पहले से कि वाटर जब अपना मेटल के साथ में एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ये। हाँ सर, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ हाँ। तो फिर वो वीक हो जाएंगे, हाँ, फिर उसके साथ में वो काम स्टेबल करेंगे। नहीं रहेंगे ना। हाँ, उसके साथ भी काम कर सकते हो ना। जैसे अब Mn2 + Mn7 हाँ, ठीक है। प्लस का आ गया तो आप भर के देख लेना उसको हाँ T2GEG से। ठीक है। लेकिन एक बार उसको ठीक है। वेरीफाई कर लेना, नहीं पूरा बोलने दो, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ई नॉट से एक बार, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर दे रहा है ना? हाँ हाँ नेक्स्ट देखिए, ओके now listen, एक आप magnetic property. So when it comes to magnetic property, then we know mu total up equals to mu s plus mu l, right? But we normally calculate magnetic property according to only mu s, not according to what? Mu l, right? Why it is so? Because like आपने atomic structure में भी यही काम किया। What is SLR? US. अच्छा, ओके। ये कौन सा मोमेंटम है? स्पिन। और ये एंगुलर। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक होता है घूमना और एक होता है झूमना। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये आग जल रही है, राइट? और इसके आसपास तुम पेड़ लगा रहे हो, राइट? तो आप उस दिन बहुत हैप्पी हो, घूम भी रहा है और तू बल्ले बल्ले, राइट? तो घूमिंग एंड झूमिंग। अच्छा, सो स्पिन एंड, ठीक है? तो एक एंगुलर वाला पार्ट हो गया और एक स्पिन में मोमेंटम हो रहा है और एक आपका एक स्पिन में मूवमेंट हो रहा है और एक आपका एक सर्कल के अराउंड मूवमेंट हो रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो टोटल है वो कैलकुलेट किसके थ्रू करते हैं? म्यू एस प्लस म्यू एल। ना इसमें नॉर्मली आप लोग हमेशा एक फॉर्मूला लगाते हो, म्यू एस इक्वल्स टू √n इंटू n प्लस टू bm, ठीक है? वो जो फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? बस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू व्हाट? स्पिन। लेकिन आपने एंगुलर का भी नहीं लगाया, √l इंटू l प्लस 1 bm नहीं लगाया। क्यों? बिकॉज हमने वो इसलिए लगाया क्योंकि 3D में वो नहीं लगता। तो इन 3D मैग्नेटिक मोमेंट, प्लीज बात नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम गेट क्विंच्ड। क्विंच्ड मतलब कैंसल बाय सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। Now remember, mu total equals to mu s plus mu l, but in 3D case जितने भी 3D के एलिमेंट्स होंगे उसमें mu total is exactly equals to what? mu s. Magnetic moment due to angular momentum gets quenched मतलब कि एक न्यूक्लियस था और उसके पास पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट? तो अपना ये जो अपनी एक्सिस पे जो घूम रहा है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, लेकिन ये जब अपना इधर मोशन करता उसकी वो वाला जो मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है किससे? सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन से। दोबारा समझो अंग्रेजी में नहीं हिंदी में। एक्सिस पे
जब घूम रहा है उससे मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वो म्यू एस है, और जब अपना ये इसके राउंड घूम रहा है या सर्कल में जो घूम रहा है उसका जो वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ था वो कैंसिल आउट होगा किससे, अपने सराउंडिंग के एटम से या सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉन से उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उनका मैग्नेटिक फील्ड, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन कौन सा वाला मोमेंटम जो इसमें एंगुलर में घूम रहा है, राइट, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था, राइट। तो म्यू टोटल इक्वल्स टू म्यू एस। बट इन केस ऑफ 4d and 5d, इन केस ऑफ, अब अपने को एफ मुझे पढ़ाना है तो मैं एफ भी लिख देता हूँ। एफ ब्लॉक कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें म्यू टोटल इक्वल्स टू क्या है, म्यू एस प्लस म्यू एल। वहां पर म्यू एस प्लस म्यू एल लोगे और यहाँ पर बस आपने क्या लेगा, म्यू एस, राइट। क्यों लिया वो आपको मैंने बता दिया। ऐसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग देख चुके हैं कलर्स के बारे में, राइट। यस, कलर्स क्यों शो होते हैं बताओ, बस यहाँ पर रीजन लिखना है मुझे। ड्यू टू व्हाट, डी ट्रांजिशन, राइट, और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तीसरा क्या, पोलराइजेशन ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा होगा डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और कौन सा, पोलराइजेशन। AgBr, AgI, Ag3PO4 इन सब के कलर क्या होते हैं, येलो। वो सब किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। KMnO4, K2Cr7 उनका कलर क्या होता है कलर ना, पहले ये बोल दो, कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और बाकी का जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे थे उसमें कौन सा आया था, DD ट्रांजिशन। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, AgBr, AgI, Ag3PO4 ये सब एग्जांपल थे किसके, येलो टाइप थे ना सब, किसके थे, पोलराइजेशन। एंड KMnO4, K2Cr7 वो कोर्स खत्म हो गया, चलो। हाँ सर वो 4D में, सर 4D 5D में क्यों नहीं होता वो एंगुलर मोमेंट ऑफ गैस, नहीं होता सर वो भी तो सेम नहीं, उसमें भी है लेकिन उसमें डिफ्यूजिविटी भी है। अब उसमें एग्जैक्टली अब ये नहीं बोल सकता मैं क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें हुआ, इसमें भी मैंने कौन सा बताया कि क्यों हुआ कैंसिल, ठीक है। बस कैंसिल हुआ इसमें बता दिया, कैलकुलेट मत करना, इसमें कैंसिल नहीं होता है, बोल दिया कि कैलकुलेट करना, बस इतना बोल सकता हूँ। सर एक, हाँ सर एक बार लास्ट टाइम वो बोलो ना कि वो एंगुलर वाला कैसे कैंसिल होएगा 3D में। अच्छा देखो, इसमें मैंने क्या बोला कि भाई जो अपने स्पिन में जब घूमेगा उसकी वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें भी आ रहा है, 4D में भी आ रहा है, 5D में भी आ रहा है। बट इन केस ऑफ 3D जो मैग्नेटिक ये जब घूमेगा यहाँ से इस तरीके से, तो उस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगी, बस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे B1 है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो जो नेक्स्ट इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके इक्विवेलेंट अपोजिट होगी, और वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है। लेकिन वो वही मैग्नेटिक फील्ड है जो बस किसकी वजह से बनी थी, बस मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ना कि स्पिन वाले मोमेंटम की वजह से। ये बोला। थैंक यू सर। इसका एक्स्ट्रा है। हाँ ठीक है। सर 4D और 5D में भी कैंसिल हो सकती है ना? नहीं भाई नहीं होती, इतना ही पता था आज, अगली कल बताऊंगा बाकी पढ़ के। एक तो खत्म नहीं हो रही चीजें और हम PhD करते हैं आज।
ज्यादा बता दो तो टेंशन हो जाती है बच्चों को, ज्यादा क्यों बता दियो, और बताओ अब तो। और अभी बोलते था रट लो बस पकड़ के, तो हाँ अब तो सही है, फिर तो बोला ही नहीं तो सही है। टेंशन दे देते हो। 2 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करना है और 5 हेडिंग हुई है। कितना परसेंट 10%। एंगुलर स्पिन अंडर रूट n into n plus 1 है, मतलब ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा। कौन? ऑर्बिटल पे एंगुलर स्पिन नहीं, वो n को क्या होता है वो तुमने देखा है? नहीं वो 4s स्पिन 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 वो s की टर्म्स में लिखते हैं ना, वो तो फॉर्मूला बाद में निकल के आता है। मैं म्यूएल की बात कर रहा हूँ। म्यूएल की बात हाँ, वो अंडर रूट l into n plus 1 h क्रॉस होता है ना, वो मोमेंटम कर्व होता है। स्पिन के लिए तो bm हो जाएगा ना। ठीक है। यस यस। तो ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा ना। तो सर मतलब आप कह रहे हो कि 3D ऑर्बिटल का कैंसिल हो रहा है पूरे में, तो मतलब और कौन सा डी ऑर्बिटल है उसको अपोजिट साइड पे कैंसिल करने के लिए? दूसरा वही तो बोला है। ऐसे कैसे? इसका एक डी होगा। दोनों में सेम तरफ घूम रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में नहीं जरूरी कोई है, सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैटर फिर तो किसी की कैसे भी हो सकती है ना। सेम टाइप के मैटर में हाँ। 3D में एक बार इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है। नहीं, वो तो एक्चुअली अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है ना, तेरी डायरेक्शन तो अलग हो सकती है ना। पर दोनों में 3D का थर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी बोल रहे हैं। तो अलग अलग मेटल में अलग अलग डायरेक्शन, सेम मेटल में अलग अलग सैंपल में अलग अलग डायरेक्शन जब भी कैंसिल आउट हो जाए है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि कोई ऐसे घूमे, ऐसे भी घूम सकता है, उसमें क्या है। सब 3D का थर्ड ही इलेक्ट्रॉन है सब लोग दोनों में। हाँ तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी उससे। एक मैग्नीट्यूड किसी की +3 है तो तूने -3 कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उसका मैग्नीट्यूड को चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा ना मैं, डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ओके ड्रॉप कर दूं? अच्छा 6 देखो, इंटर स्टीशियल कंपाउंड या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो बच्चों नॉर्मली बी ब्लॉक के एलिमेंट्स with some small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen और ऑक्सीजन, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। इंटरस्टिशियल मतलब जैसे एक की लैटिस थी, ठीक है, ये लैटिस था किसी एटम एलिमेंट की डी ब्लॉक के, है ना, और इसमें वॉइड्स थे, राइट। तो इसमें क्या हुआ, कोई स्मॉल एटम लाइक कार्बन अपना इस लैटिस के अंदर पेनिट्रेट कर गया। जब पेनिट्रेट कर गया तो अब इस लैटिस के अंदर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो होगा, तो डिस्टॉर्टेड लैटिस हो जाएगी, ठीक है। एक तो चीज होती है, तो एग्जैक्टली मैंने क्या बोला कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट की लैटिस थी, एक घर था हमारा, लेकिन घर में छोटे छोटे छेद थे। अब उसमें कोई आके घुस गया, तो ऑब्वियस बात है लैटिस क्या होगी, थोड़ा एक्सपेंड होगी, राइट। तो लैटिस को मैंने क्या बोल दिया, डिस्टॉर्टेड, ठीक है। दूसरी चीज, उसमें जरूरी नहीं है
कि कोई पूरी की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, तो एग्जांपल ऐसे आते हैं Fe 0.95O, Ni 0.98O, TiH 1.7। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, ये सब नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। होता क्या है मैंने आपको बता दिया, लैटिस क्या होती है उसमें? डिस्टॉर्ट। ठीक है, राइट। इंटरस्टिशियल क्यों बोला? क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में गए। ठीक है, नॉन स्टोचियोमेट्रिक क्यों बोला? क्योंकि पर्टिकुलर स्टोचियोमेट्री को ये फॉलो नहीं कर रहे। वैलेंसी को सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है? 1 2 ऐसे होगा। ये क्या आ रहा है? पॉइंट पॉइंट। व्हाट इज दिस? राइट, तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक। इसमें लिख लीजिए कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड they have high melting point than pure metal. Pure metal means जो डी ब्लॉक का एलिमेंट था उसके मुकाबले इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा, राइट? दूसरी, दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली क्या है ये? इनर्ट है। They retain their metallic conductivity, मतलब जो पहले मेटल की जो कंडक्टिविटी थी अभी भी उनकी मेटल कंडक्टिविटी क्या है? सेम है। एंड फोर्थ इज दे आर हार्ड, जैसे डायमंड, हीरा। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड, ये सब की तरह ये भी काफी हार्ड है। तो राइट डाउन, नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा बढ़ गया, मतलब किसके मुकाबले? प्योर मेटल। प्योर मेटल इन द सेंस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पहले लैटिस थी, इधर देखो। ठीक है, अब उस लैटिस में कोई घुस गया तो पहले जो लैटिस थी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था उसके मुकाबले भी यहाँ पर अब ऐसा लैटिस होने के बाद में भी इनका मेल्टिंग पॉइंट अभी भी क्या है? ज्यादा है। केमिकली इनर्ट है, मतलब ज्यादा केमिकली एक दूसरे औरों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। क्यों सर? मेटेलिक केमिकली, तो केमिकली देखेंगे। रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी, मतलब अभी भी जैसे पहला अपना कंडक्शन ये दे रहे थे एलिमेंट्स, अभी भी ये दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। एंड दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, नोट डाउन। हाँ, क्या बोले थे बताओ? इनर्ट इन द सेंस कि अनस्टेबल हो गया। अब हाँ नहीं, एक्चुअली देखो डिस्टॉर्ट हुई है लैटिस, लेकिन अभी भी मतलब पहले के मुकाबले लैटिस डिस्टॉर्ट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अभी भी फर्मनेस मिली है लैटिस को। मेल्टिंग पॉइंट देखो ना ज्यादा है। अब इसका मतलब लैटिस कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है, और लैटिस यदि स्ट्रांग हुई है ओवरऑल तो क्या हुआ है? आपको कोई केमिकल दूसरा अटैक करेगा तो उसको लैटिस तो सबसे पहले तोड़नी पड़ेगी ना। तो मेल्टिंग पॉइंट या लैटिस स्ट्रांग हो गई तो अब मैं आराम से डिकम्पोज नहीं होऊंगा, और डिकम्पोज नहीं होऊंगा तो नहीं होऊंगा, केमिकली काम नहीं हो रहा। राइट, थैंक यू बच्चों। सर वो TiH 77 एकदम 0.77 1.7 और वैसे कुछ भी लिख सकता है इसको, लेकिन एग्जैक्टली लिखना है तो सर नॉन स्टोचियोमेट्रिक का कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? किसके? स्टोचियोमेट्री तो यही है ना, NaCl, Na4Cl4 है ना, MgCl2, ये सब स्टोचियोमेट्री है, फॉलो हो रही है। राइट, जहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, नॉर्मल जो वैलेंसी होती है +1 +2 -1 -2 -3, ये स्टोचियोमेट्री है। यहाँ पर वैलेंसी प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती। वैलेंसी समझ में नहीं आ रही कि भाई 1 है 2 है 3 है, इससे समझ में ही नहीं आ रहा है ना।